Once again, welcome back to Future Bright Coaching Classes. Today we are going to study about Lucknow Pact 1916. देखिए लखनऊ पैक्ट ये पैक्ट यानी समझौता किसके बीच? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। लखनऊ पैक्ट क्यों कहा गया इसको, लखनऊ समझौता क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, ये पैक्ट हुआ था, ये समझौता हुआ था। आप बोलेंगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, अलग अलग पार्टीज़ थी, तो वो एक साथ कैसे आई? देखिए मूल तौर पे ये कांग्रेस का सेशन था। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कांग्रेस का सेशन हर साल हुआ करता था, वो भी दिसंबर मंथ के अंदर। तो ये भी कांग्रेस का सेशन था और ये भी दिसंबर 1916 के अंदर हुआ था। ये वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि 1905 में बंग भंग, 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, 1909 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आप ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, आपका बेसिक क्लियर हो जाए। वो आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा, आप एकदम अच्छे फ्लो में देख पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कि उसके अंदर पहले से क्लियर हो रखे हैं, आपका बेस अच्छे से बन जाएगा। और जैसे कि वीडियो 10 मिनट के आसपास बनाना होता है तो इतना सब कुछ वीडियो के अंदर नहीं कह पाते, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सेशन तो कांग्रेस का था, तो मुस्लिम लीग साथ में कैसे आई? ये दोनों तो एक दूसरे के धुर विरोधी थे। जी हाँ, आपने सही सोचा कि ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे और ये साथ कैसे आए। देखिए उसके लिए आपको 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल पूरा देखना पड़ेगा। हुआ क्या था कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें कि ईस्ट बंगाल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी और वेस्ट बंगाल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू की थी। देखिए जब ये अनडिवाइडेड बंगाल था उसमें लमसम 60% थे हिंदू थे और 40% थे मुस्लिम। तो पंजाब जब डिवाइड हुआ तो ये तो खुश हो गए, क्योंकि जब ये पंजाब डिवाइड हुआ तो इस साइड वाले पंजाब में जो ईस्ट पंजाब मुस्लिम का दिया गया उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई और मुस्लिम्स को आनंद आ गया। इसलिए 1905 के बाद जो भी प्रोटेस्ट हुए, जो भी धरने हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, उसके अंदर मुस्लिमों ने बिल्कुल पार्ट नहीं लिया, क्योंकि ये बंगाल के दो हिस्से करवाना ही चाहते थे और इनके लिए ब्रिटिशर्स सॉफ्ट कॉर्नर में थे। देखिए ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स दोनों एक जैसे थे, वो भारत का विभाजन कराना चाहते थे, भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। जैसे कि 1906 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में मैंने आपको बताया था, वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। 1905 में डिवीजन ऑफ बंगाल आपने देखा होगा तो आपको पूरा क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो नया बंगाल बना था ईस्ट बंगाल, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो सब मुस्लिम्स की हो गई थी। तो मुस्लिम अब सब खुश हो गए थे क्योंकि मुस्लिम को मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल गई थी। मुस्लिम्स हमेशा से देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे और उनकी विचारधारा भी अंग्रेज़ों के साथ थी, परंतु 1905 के अंदर ये बिल्कुल सेटिस्फाई थे मुस्लिम ब्रिटिशर्स से। और आगे भी जब हमेशा से मुस्लिम्स का सपोर्ट लिया था ब्रिटिशर्स ने और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लिया था मुस्लिम में। फिर आगे आता है 1909 के अंदर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आने वाला था, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आ रहा था, उसमें इसमें मुस्लिम लीग ने बहुत सारी डिमांड्स रखी और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हद तक डिमांड उनकी पूरी भी की, परंतु एक डिमांड था, वो था सेपरेट इलेक्टोरल, वो वाली डिमांड पूरी नहीं हो पाई। और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट भेजना चाहते थे मुस्लिम लीग, वो भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई और इसकी वजह से ये मुस्लिम लीग या मुस्लिम बिल्कुल नाराज़ हो गए थे। यहाँ तक भी नहीं, फिर आगे 1914 आता है, 1914 आता है, उसके अंदर होने वाला था वर्ल्ड वॉर। सबसे बड़ा की पॉइंट आता है, चेंजेस आता है मुस्लिमों के अंदर 1914 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर के अंदर विश्व दो हिस्सों में बट गया था, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के अंदर थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और एक्सेट्रा बहुत सारे। दूसरी तरफ थे जो सेंट्रल पावर थे, उनके अंदर थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर,
ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और ये सब ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया ये सब देश दूसरी तरफ थे। ऑटोमन एम्पायर था, उसका जो लीडर था, उस लीडर को दुनिया के जितने भी मुस्लिम थे वो सब अपने धर्म गुरु मानते थे, ऑटोमन एम्पायर के लीडर को या फिर उसके सुल्तान को। अब यहीं से की पॉइंट चेंज आया। ऑटोमन एम्पायर किसके खिलाफ लड़ रहा था? ब्रिटेन के खिलाफ, यूके के खिलाफ। इंडिया में किसका राज था? ब्रिटेन का राज था। तो ये सब इंडियन मुस्लिम भी इनके साथ मिलकर, ऑटोमन एम्पायर के साथ मिलकर ब्रिटेन से लड़ाई करना चाहते थे। देखिए इनकी विचारधारा ये थी कि सारे मुस्लिम कट्टर थे, तो दुनिया के सारे मुस्लिम एक हो गए और वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने लगे। देखिए उससे पहले आप ये देख लीजिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को साथ में लाने का सबसे बड़ा श्रेय जिन्ना को जाता है। इसलिए सरोजनी नायडू ने कहा है जिन्ना इज़ एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। देखिए इसके पीछे का ये कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन की 1906 के अंदर। हाँ, इसी साल मुस्लिम लीग भी बनी थी, परंतु मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर के अंदर जिन्ना नहीं थे। जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस इन 1906 और मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की थी। जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1930 एंड ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1920। तो देखिए जिन्ना ने 1906 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, यानी मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ था उसी साल कांग्रेस ज्वाइन की थी। और जिन्ना ने मुस्लिम लीग 1913 के अंदर ज्वाइन की थी, यानी कि आप देख सकते हो कितने वर्षों का फासला है, 7 वर्षों का फासला है। और उसके मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के भी 7 साल बाद 1920 के अंदर कांग्रेस को छोड़ा था जिन्ना ने। यानी जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे, एक साथ दो पार्टियों के मेंबर थे, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच में उन्होंने संतुलन बना रखा। ठीक है, तो जिन्ना की वजह से ही पूना पैक्ट हुआ था। दोनों पार्टियां साथ आई थी, दोनों की विचारधारा अलग थी, दोनों की आइडियोलॉजी, मानसिकता अलग थी, फिर भी वो दिसंबर 1916 के अंदर ये दोनों साथ में आए। अब जब ये 1916 के अंदर समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? तो अंबिका चरण मजुमदार थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट और मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन। बाल गंगाधर तिलक भी उस समय काफ़ी हद तक एक्टिवेट थे और काफ़ी हद तक उनकी कांग्रेस के अंदर चलती थी। तो ये हो गया रीज़न, किस रीजन की वजह से दोनों पार्टियों को धुर विरोधी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो साथ में कैसे आ गए। दोनों की विचारधारा अलग थी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों की राजनीति करती थी, कांग्रेस सेकुलरिज्म की राजनीति करती थी। मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए था, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो फिर साथ कैसे आ गए वो आपका सब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर पैक्ट क्या था, समझौता क्या था और उस समझौते के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे और क्या क्या समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो लखनऊ पैक्ट के अंदर जो पहला समझौता हुआ था 1916 लखनऊ पैक्ट के अंदर पहला एग्रीमेंट हुआ था, वो था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वांट टू मेक सेल्फ गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और इसके ऊपर उन्होंने समझौता किया। ये पहला समझौता था। दूसरा एग्रीमेंट था लखनऊ पैक्ट के अंदर, वो था रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, जैसे कि मैंने आपको 1909 के मौलिक मिंटो रिफॉर्म के अंदर बताया था कि 16 से बढ़ा के अब 60 सीट्स कर दी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। उसमें से मुस्लिम लीग और कांग्रेस चाहती थी हम ये डिमांड करें 60 से लगाकर अब हम 150 सीट्स कराएं, यानी अब हमारा अगला मुद्दा होगा 150 सीट्स। ये दूसरा एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट के अंदर। उसमें से 150 में से 75 तो कम से कम इंडियन ही होना चाहिए था और उसमें मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि 25 उसमें से मुस्लिम होने चाहिए थे और कांग्रेस ने भी इसके अंदर हाँ भर दी कि 25% मुस्लिम होने चाहिए थे, यानी 75 कम से कम इंडियन, उसमें से 25 तो मुस्लिम के लिए आप अलग से ही रख दो। ये लखनऊ पैक्ट का दूसरा एग्रीमेंट था। तीसरा एग्रीमेंट था वो था सेपरेट इलेक्टोरल का। सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता हो तो 1909 का आप अधिवेशन जरूर देख लीजिएगा, एक्ट ऑफ 1909 मौलिक मिंटो रिफॉर्म। परंतु मैं आपको ब्रीफ में ये ज़रूर बता देता हूँ, अगर किसी जगह अगर 100 लोग रहते हैं उसमें से अगर
50% से ज़्यादा यानी 60 या 70 अगर मुस्लिम है तो वहाँ पे केवल मुस्लिम को ही वोट देने का अधिकार होगा। ना केवल ये, वहाँ पे केवल मुस्लिम ही इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह डेमोक्रेसी का उल्टा था कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ केवल मुस्लिम ही इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। इसलिए बंगाल के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम बंगाल पार्टीशन के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम खुश थे। इसमें ये चाहते थे कि हमें 33% जो मैंने आपको बताया था कि 75 इनको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 150 सीटें चाहिए थी, उसमें से मिनिमम 75 इंडियंस को मिलनी चाहिए थी। उसमें से 75 में से 33% यानी 25 सीटें केवल मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए थे और उन 25 सीटों पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल यानी ना कोई वहाँ दूसरा खड़ा हो सकता है और ना वहाँ कोई दूसरा वोट देने का अधिकार होगा किसी को, यानी सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए था। ये तीसरा पॉइंट था और इस तीसरे पॉइंट पे इन्होंने समझौता किया था। चौथी डिमांड थी वो थी कम्युनल वीटो इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर कोई भी बिल अगर किसी कम्युनिटी से रिलेटेड होगा तो उसके अंदर उस कम्युनिटी को वीटो पावर देने का अधिकार होना चाहिए था। ये था चौथा एग्रीमेंट इन लखनऊ पैक्ट। पांचवा एग्रीमेंट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर देना चाहिए। ये था पांचवा इनका एग्रीमेंट, यानी कि जो जुडिशरी का काम होगा वो केवल न्याय देना होगा, एग्जीक्यूटिव का काम होगा वो केवल बिल बनाना होगा, लॉ बनाना होगा और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का विभाजन, शक्ति का विभाजन की भी इसके अंदर बात कही गई थी। ये थे 5 मेन जो एग्रीमेंट जो लखनऊ पैक्ट के अंदर हुए थे। ये पांचों एग्रीमेंट हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी और एग्रीमेंट थे, वो भी देखते हैं। जो छठा समझौता हुआ था, छठा एग्रीमेंट हुआ था, वो ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि हर स्टेट के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना रखा था ब्रिटेन द्वारा, यूके द्वारा। जो इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके पैसे, उसकी सैलरी इंडियन फंड से दी जाती थी और बाकी तमाम जो खर्च होता था वो इंडियन फंड से दिया जाता था। तो ये छठा एग्रीमेंट ये था कि हम मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फंड सैलरी इंडियन फंड से ना दे के ब्रिटेन अपनी तरफ से दे। फिर उससे अगला एक समझौता हुआ कि हम मिलकर ये आवाज़ उठाएं, जो 3 ईयर का जो टर्म था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स की, उसको रेज करके 5 ईयर कर दिया जाए। ये भी एग्रीमेंट हुआ था इनके अंदर। देखिए, ये एग्रीमेंट मुस्लिम लीग ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। मुस्लिम लीग शुरू से ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ थी। जब उन्हें पता चल गया कि हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली तो वो कांग्रेस की तरफ आ गए। जब वो वापस स्ट्रांग हो गए, वापस मजबूत हो गए, तब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वापस ब्रिटिशर्स की तरफ चले गए। शुरू से मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी, परंतु 1906 से पहले भी जो मुस्लिम लीडर्स थे या मुस्लिम लोग थे वो इंडिया के विभाजन को साथ देना चाहते थे। 1906 में जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी तभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन की नींव रखी जा चुकी थी। ये मैंने 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपको पूरा जानना तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब 1905 में विभाजन हुआ तो ये बहुत खुश हो गए क्योंकि ये वहाँ पे मेजोरिटी में आ गए थे बंगाल के अंदर। परंतु जब 1911 के अंदर जब वापस रीयूनाइट किया बंगाल को, तब ये वापस ब्रिटिशर से गुस्सा हो गए। 1909 में जब इन्होंने वो डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरल और वन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, वो भी उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। फिर 1914 के अंदर ऑटोमन एम्पायर जब यूके के खिलाफ लड़ रहा था, जब ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, जो लीडर था, वो पूरे दुनिया के मुस्लिम लोगों का धर्मगुरु था, स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, इसलिए सब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। मुस्लिम लीग अपने इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस के साथ मिली थी और मुस्लिम भी अपने इंटरेस्ट के साथ कांग्रेस में मिले थे। तो यही था आज का ये चैप्टर लखनऊ पैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।